नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने फिर एक ऐसा लेक्चर लेके आ रहा हूं जो आपको निश्चित ही बहुत ही पसंद आने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रिपोर्टाज, आलोचना और निबंध के बारे में पूर्ण रूप से इनकी जानकारी आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं रिपोर्टाज क्या होता है और रिपोर्टाज किस तरह से लिखा जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो जो रिपोर्टाज है वह फ्रेंच भाषा का शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से इसका घनिष्ठ संबंध है। अर्थात रिपोर्टाज जो लिया गया है वह फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है हिंदी साहित्य में, और यह रिपोर्ट शब्द के साथ मिलता जुलता है। अब रिपोर्ट क्या है या रिपोर्टाज क्या है, इसमें हम देखते हैं कि किसी घटना के यथा तथ्य विवरण को रिपोर्टाज कहते हैं। किसी घटना के यथा तथ्य विवरण मतलब जिस प्रकार की घटना घटी है उसका यथार्थ विवरण, है ना, अपने से ना बना के उसका यथार्थ विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टाज कहते हैं, जो प्रायः समाचार पत्रों में लिखी जाती है। और ऐसी घटनाएं हमको कहाँ मिलती है, समाचार पत्रों में, आपने पढ़ा होगा। तो रिपोर्ट के साहित्यिक और कलात्मक रूप को हम रिपोर्टाज के नाम से जानते हैं। अगर समाचार पत्र में कोई घटना का यथातथ्य विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो वह रिपोर्ट कहलाता है, जबकि रिपोर्ट के साहित्यिक और कलात्मक रूप को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टाज कह सकते हैं। ठीक है। रिपोर्टाज का जो लेखक होता है वह रिपोर्टाज में दंगे, युद्ध, जनसंहार यानी देशों और समुदाय के बीच जो चलने वाले संघर्ष है, जैसे महामारी हो गया, अकाल, बाढ़, इन सभी प्राकृतिक आपदाओं आदि के बारे में जो आंखों देखा हाल है वह समाचार के रूप में वर्णित करता है। ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती है, जितने भी युद्ध होते हैं, उसका आंखों देखा हाल समाचार में वर्णित करता है, पर उसका उद्देश्य सूचना देना भर नहीं होता। जिस प्रकार समाचार में सूचना दिया जाता है, लेकिन रिपोर्टाज में जो लेखक होता है वह केवल सूचना भर नहीं देता, इसके पीछे उसकी एक विशेष दृष्टि होती है। अब क्या दृष्टि होती है इसको देखते हैं। तो लेखक का मुख्य उद्देश्य इंसानी और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न विषम स्थितियों का निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ वर्णन कर लोगों को ऐसी आपदाओं के प्रति जागरूक करना है और उनके दुष्परिणामों से अवगत कराना है। तो एक बात हम समझ सकते हैं कि जो रिपोर्टाज का लेखक है वह केवल घटनाओं की जानकारी प्रदान नहीं करता, वह घटनाओं के माध्यम से अपने रिपोर्टाज में व्यक्तियों को जागरूक करता है और साथ साथ उस घटना के दुष्परिणाम से अवगत भी कराना चाहता है। यह आवश्यक नहीं है कि रिपोर्टाज सदैव आपदाओं पर ही लिखे जाए। एक बात यह ध्यान देने ज़रूरी है आपको कि केवल प्राकृतिक आपदाओं पर या मानवीय आपदाओं पर ही रिपोर्टाज लिखा जाए यह ज़रूरी नहीं है। सामान्य स्थितियों में भी रिपोर्टाज लेखक इस रूप में, अर्थात रिपोर्टाज के रूप में उसको प्रस्तुत कर सकता है। तो वह उन परिस्थितियों में निहित समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करके रिपोर्टाज लिख सकता है। तो रिपोर्टाज में घटनाएं, स्थितियां और प्रसंग ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उन लोगों के जीवन का भी उल्लेख होता है जो इनसे जुड़े हैं और जिनकी किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण भूमिका रिपोर्टाज लेखक को दिखाई देती है। तो रिपोर्टाज लेखक जो है वह किसी भी प्रकार की घटना, स्थिति या प्रसंग, इन तीनों के बारे में रिपोर्टाज लिखता है और यह तीनों होना बहुत ही आवश्यक है। और जो रिपोर्टाज लेखक सामान्य घटना को आधार बनाकर अपना रिपोर्टाज लिख सकता है और
उसकी जो भूमिका होती है वह रिपोर्टाज लेखक को दिखाई देती है, उसका महत्व दिखाई देता है, इस कारण वह लिखता है। इस प्रकार एक वाक्य में यह हम कह सकते हैं कि जब कोई समाचार केवल समाचार नहीं रहता वरन मानव मूल्यों से जुड़कर साहित्य की स्थायी संपत्ति बन जाती है, तब उसे हम रिपोर्टाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने रिपोर्टाज की परिभाषा देख ली, उसके बारे में देख लिया। दोस्तों अब हम आते हैं आलोचना की तरफ। आलोचना है क्या, इसको जानेंगे। तो आलोचना को हम मूल्यांकन के रूप में भी समझते हैं, समालोचना भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आलोचना समालोचना इन दोनों शब्दों से अवगत होंगे। आपको समालोचना जब कहा जाए तो भी आपको समझना है कि ये एक प्रकार की क्या है, आलोचना का ही रूप है। तो आलोचना क्या होता है? किसी रचना का अर्थ, विवेचन और उसका मूल्यांकन ही समालोचना या आलोचना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी रचना का अर्थ निकालते हैं, अर्थात उस रचना का जो लिखने का अर्थ है, उसका उद्देश्य है वो क्या है। इसमें जो रचना लिखी जाती है उसका विवेचन करते हैं और विवेचन के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं कि वह रचना कितनी सफल हुई और कितनी उपयोगी रचना है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, समालोचना कहते हैं, और इसे हम समीक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो आलोचना को समालोचना और समीक्षा इसके नाम से भी जाना जाता है। अब आलोचना या समालोचना में क्या होता है? समालोचना में समालोचक, अर्थात समालोचक किसको बोला गया है, जो समालोचना लिखता है। तो समालोचक किसी रचनाकार की रचना की परीक्षा करता है। ठीक है, तो मुख्य बात यही है, समालोचना में कोई रचनाकार जो किसी रचना को लिखा रहता है उसका समालोचक परीक्षा करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह रचना के गुण दोषों को निष्पक्ष रूप में प्रकट कर उसके विषय में अपना मत प्रस्तुत करता है। तो जो रचनाकार की रचना होती है उसका समालोचक उसके गुण दोषों को निष्पक्ष रूप में तटस्थता के साथ प्रकट करता है और उसके विषय में अपना मत भी प्रस्तुत करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सहानुभूतिपूर्वक रचना के मर्म को उद्घाटित करना समीक्षा का पहला कर्तव्य है। ठीक है, तो सहानुभूतिपूर्वक रचना के मर्म को उद्घाटित किया जाता है, अर्थात जो रचना लिखा गया है उसका उद्देश्य क्या है, वह क्या शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो ये जो है इसको उद्घाटित करना समीक्षक का पहला कर्तव्य होता है। अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और राग द्वेष से ऊपर उठकर समीक्षक को यह काम पूरी ईमानदारी के साथ करना होता है। ठीक है, तो समीक्षा करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। उसको अपने राग द्वेष है ना, अपनी जो मान्यताएं हैं, इन सभी से ऊपर उठकर उसको पूरी ईमानदारी के साथ यह जो आलोचना या समालोचना का कर्म है इसको करना पड़ता है। आलोचक के इस गुण को हम उसकी तटस्थता कह सकते हैं और बिना कोई बाहरी दुराग्रह के या पूर्वाग्रह के किसी रचना को अच्छे मन से, अर्थात उसके बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने राग द्वेष को लाए मन में उस रचना की समीक्षा करते हैं, उसी को हम तटस्थता कहते हैं। अब यह तटस्थता आलोचना की प्राण शक्ति कही जा सकती है। तो आलोचना बने रहने के लिए निष्पक्ष और तटस्थ मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। किसी रचना की समीक्षा करते समय जो समीक्षक होता है उसको उस रचना के विषय में स्पष्ट निर्णय देना होता है। ठीक है, समालोचना करने वाला जो समालोचक है उसको उस रचना के विषय में स्पष्ट निर्णय देना होता है। ठीक है, बताना रहता है। तो जो हम देखते हैं कि ये जो समीक्षक है, जिस समीक्षक का जो निर्णय है जितना निर्भ्रांत और निष्पक्ष रहेगा उसकी ही समीक्षा उत्तम बन पड़ेगी। ठीक है, तो जो समीक्षक है उसका जो निर्णय है वो संभ्रांत रहना चाहिए और निष्पक्ष रहना चाहिए।
किसी का भी पक्ष नहीं लेना जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने आलोचना को देख लिया। अब हम देखते हैं आलोचना के प्रकार को। तो यो तो आलोचना के अनेक प्रकार हैं, किंतु मोटे तौर पर इसे 2 वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है सैद्धांतिक आलोचना और दूसरा होता है व्यावहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना क्या होती है, जल्दी से देख लेते हैं। तो सैद्धांतिक आलोचना में उन सिद्धांतों की चर्चा की जाती है जिनके आधार पर किसी रचना की समीक्षा की जा सकती है। रस, अलंकार आदि ऐसे ही सिद्धांत हैं। ठीक है, तो रस अलंकार जैसे कोई सिद्धांत रहता है, इसकी चर्चा की जाती है। ठीक है, किसमें? सैद्धांतिक आलोचना में। और क्यों की जाती है? क्योंकि किसी रचना की समीक्षा किया जा सके इसके द्वारा। इस प्रकार सिद्धांतों को समीक्षा का आधार माना जाता है। ठीक है, सिद्धांतों को समीक्षा का आधार माना जाता है। समीक्षा के इन आधारभूत सिद्धांतों के विषय में दी जाने वाली जानकारी सैद्धांतिक समीक्षा के अंतर्गत आती है। आधुनिक दृष्टि से जो समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के आधार पर अगर हम देखें तो इसके आधार पर किया जाने वाला सैद्धांतिक विवेचन भी इसी प्रकार का है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं व्यावहारिक आलोचना। तो व्यावहारिक आलोचना में हम देखते हैं कि जब समीक्षा के आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर किसी कृति की समीक्षा की जाती है तो वह आलोचना का व्यावहारिक रूप होता है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो व्यावहारिक समीक्षा हम कह सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि सूरदास जी का जो काव्य है, इसमें रस, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की दृष्टि से सूरदास जी के काव्य का निर्माण किया गया है। तो इस दृष्टि से किया जाने वाला जो विश्लेषण है वह व्यावहारिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने समीक्षा या आलोचना इसके बारे में दोस्तों पढ़ लिया। अब हम आते हैं निबंध की तरफ। ठीक है, तो यह जो निबंध टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी दृष्टि से, CGPSC, CG व्यापम, और साथ में हम देखें CG व्यापम तो खैर नहीं लेता, CGPSC, UPSC इन सभी की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले निबंध को जानेंगे कि निबंध क्या होता है, उसके बाद हम निबंध लिखने के तरीके के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं निबंध के बारे में। तो जो निबंध होता है वह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है संवार कर सीना। तो प्राचीन काल में हस्तलिखित जो ग्रंथ हैं इसको संवार कर सिया जाता था और इस प्रक्रिया को निबंध कहते थे। ठीक है, तो प्राचीन काल में संवार कर मतलब अच्छे से संवार कर सीना को, हस्तलिखित ग्रंथों को जो सिया जाता था उसको निबंध बोला जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो निबंध शब्द है इसका प्रयोग ग्रंथ के लिए होने लगा और वह ग्रंथ जिसमें विचारों को बांधा जाता है वह क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। तो निबंध का अर्थ हमने जान लिया कि ऐसा ग्रंथ जिसमें विचारों को बांधा जाता है इसको हम निबंध कहते हैं। किंतु हिंदी में निबंध शब्द का अलग ही अर्थ है। ठीक है, हिंदी साहित्य की तरफ अगर हम देखें तो निबंध शब्द का जो है वह उसका अलग अंतर है। इसका जो हम पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं वह अंग्रेजी में होता है ऐसे। ठीक है, तो आज निबंध को अंग्रेजी के ऐसे शब्द के अर्थ में प्रयुक्त किया जा रहा है और इस प्रकार जो है निबंध में नए अर्थ जुड़ रहे हैं और अनावश्यक अर्थों का त्याग हुआ है। फ्रांसिस बेकन ने ऐसे को डिस्पर्स्ड मेडिसिन अर्थात बिखरे सुविचार माना है और इस धारणा के अनुसार हम देखें तो साहित्यकार के मन में उठने
वाले विचारों का लिखित रूप क्या कहलाता है? ऐसे कहलाता है। ठीक है, तो साहित्यकार के मन में जो उठने वाले विचार हैं उसका लिखित रूप ही ऐसे है। हिंदी में निबंध शब्द का प्रयोग गद्य की उस विधा के लिए होता है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। ठीक है, कविता की अपेक्षा गद्य लिखना कठिन है और गद्य की अपेक्षा निबंध लिखना कठिन है, और इसका कारण यह है कि निबंध में विचारों को एक सुनिश्चित क्रम में ठूंस ठूंस कर रखा जाता है। निबंध लेखन के लिए अध्ययन और विषय का ज्ञान आवश्यक है। इन्हीं कारणों से हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध को क्या माना है? गद्य की कसौटी माना है। निबंध जो है वह एक सीमित आकार वाली रचना है। इसमें विषय का प्रतिपादन निजीपन के साथ किया जाता है और विषय का विकास इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें कोई बिखराव न हो। ठीक है, दूसरे शब्दों में देखें तो विषय के प्रतिपादन में संगति तथा संबद्धता की आवश्यकता होती है। इसमें विवेचन की स्पष्टता के साथ भाषा की स्वच्छता तथा सजीवता की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो निबंध होता है इसमें भाषा की स्वच्छता भी ज़रूरी है, और ऐसी भाषा जो है वह ऐसा लगना चाहिए जैसे कि वह सजीव रूप में उभर कर हमारे सामने आता हो। तो निबंध की ये जो सभी विशेषताएं हैं इसको ध्यान में रखकर बाबू गुलाब राय ने इसकी परिभाषा इस प्रकार से की है। तो निबंध की अब हम परिभाषा देख लेते हैं। बाबू गुलाब राय ने कहा है कि निबंध सीमित आकार वाली वह रचना है जिसमें विषय का प्रतिपादन निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता और आवश्यक संगति तथा संबद्धता के साथ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बाबू गुलाब राय ने परिभाषा दे दी निबंध की। तो ये जो विशेषताएं हैं इसके अतिरिक्त निबंध में बुद्धि और हृदय के योग को भी आवश्यक माना गया है। इसका अर्थ यह है कि निबंध लेखन में विचारों की ठूस ठास नहीं होती, लेखक उसे सरस, सजीव और रोचक बनाने के लिए उसमें अपने हृदय के जो भी उद्गार होता है उसको उड़ेल देता है। इसके लिए जो लेखक होता है वह कभी कभी अपने जीवन की घटनाओं का उल्लेख करता है और कभी कुछ अन्य रोचक उदाहरणों का उपयोग कर लेता है। उसका व्यक्तित्व जो है वह निबंध में कहीं न कहीं छलक जाता है, और यदि ऐसा नहीं हो पाता तो निश्चय निबंध जो है वह अपना सौंदर्य खो बैठता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने निबंध को जान लिया। अब निबंध के तत्वों की तरफ पहुंचते हैं। तो निबंध के प्रमुख तत्व 3 हैं। पहला तत्व है लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव, लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव। दूसरा है वैचारिक और भावात्मक आधार, वैचारिक और भावात्मक आधार। और तीसरा है भाषा शैली। तो इस तरह से निबंध के 3 तत्व हमने पढ़े। पहला हम देख लेते हैं कि लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव। तो जब कोई लेखक किसी विषय पर निबंध लिखता है तो उस विषय में उसका व्यक्तित्व भी आ जाता है। उदाहरण के लिए हम रामचंद्र शुक्ल जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को देख सकते हैं। इन निबंधकारों के निबंधों में इनका व्यक्तित्व जो है वह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इन्होंने किसी भी विषय वस्तु पर निबंध लिखे तो उनमें इनके व्यक्तित्व की छाप अवश्य पड़ी है। दूसरा देखते हैं वैचारिक और भावात्मक आधार। तो निबंध की रचना हवा में नहीं की जा सकती है। निबंधकार निबंध में या तो किसी विचार की अभिव्यक्ति करता है या किसी भावना का चित्रण करता है।
जिस निबंध में भावना का प्राधान्य होता है वहाँ विचारों की भी गौण रूप में अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार जिस निबंध में विचारों का प्राधान्य होता है वहाँ भावनाएं भी गौण रूप से उपस्थित रहती है। उदाहरण के रूप में आप रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध जो लोभ और प्रीति है इसको देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं भाषा शैली। तो गद्य की अन्य विधाओं के समान निबंध में भी भाषा शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। अब भाषा की बात करें तो निबंध की जो भाषा होती है वह विषय के अनुरूप होनी चाहिए। आमतौर पर निबंधकार विषय वस्तु के अनुरूप भाषा का चयन करता है, लेकिन निबंध की जो भाषा है वह संस्कृत निष्ठ, उर्दू निष्ठ या बोलचाल के निकट हो सकती है। ठीक है, तो जो भाषा है वह आमतौर पर निबंधकार की जो भाषा है या तो संस्कृत निष्ठ होती है या उर्दू निष्ठ या बोलचाल की भाषा के रूप में दिखाई दे सकती है। जब निबंधकार संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग करता है तो उसे संस्कृत निष्ठ भाषा कहा जाता है। और इसी प्रकार उर्दू निष्ठ भाषा कब कहा जाएगा? जब वह अरबी, फारसी तथा उर्दू के शब्दों की अधिकता से उसका प्रयोग करेगा। ठीक है, कई बार यह भी देखने में आया कि निबंधकार इन तीनों का मिश्रण करके निबंध लेखन करता है। तो इस तरह से हमने भाषा देख लिया। अब आते हैं शैली। तो वाक्य रचना की दृष्टि से निबंध की दो प्रमुख शैलियाँ होती हैं। पहला है एक तो व्यास शैली और दूसरा शैली है समास शैली। तो व्यास शैली में देखते हैं कि लेखक विस्तार पूर्वक अपनी बात को समझाता है और इसमें लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। निबंधकार उदाहरणों के द्वारा विषय को स्पष्ट करता है और विषय को विस्तार पूर्वक समझना इस शैली की विशेषता होती है। तो इस तरह से व्यास शैली में किसी चीज़ को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं समास शैली। तो समास शैली में लेखक छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा विषय को सूत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें विचारों को ठूंस ठूंस कर छोटे से वाक्य में भर दिया जाता है तथा इस सूत्र वाक्य को समझने के लिए अधिक सजगता की आवश्यकता होती है। तो पाठक को ये जो हम देखते हैं कि जो समास शैली में बोला यह जा रहा है कि समास शैली के वाक्यों को पढ़कर कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे वाक्य रहते हैं और ये जो वाक्य रहते हैं इसमें जो विचार होते हैं उसमें ठूस ठूस कर भरे रहते हैं। अर्थात वाक्य रहते हैं इनमें बहुत सारे, एक वाक्य में 2-3 विचार भरे रहते हैं। तो इस प्रकार के जो सूत्र वाक्य है इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता होती है और इन्हें समझे बिना आगे बढ़ पाना पाठक के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इस कारण जो समास शैली होती है वह व्याख्या करने की आवश्यकता उसमें होती है, तभी एक सामान्य पाठक उसको समझ पाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों निबंधों के प्रमुख भेद। तो निबंधों के बारे में हमने ऊपर जान लिया, अब हम देखते हैं निबंधों के भेद। तो निबंधों के निम्नलिखित जो भेद हैं वो माने गए हैं, जिसको हम देखेंगे। पहला है वर्णनात्मक निबंध। तो वर्णनात्मक निबंध में किसी स्थानीय वस्तु का जो होता है वह वर्णन होता है। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध तो जिन जिन निबंधों में किसी घटना या चरित्र का विवरण दिया जाता है उन्हें विवरणात्मक निबंध कहते हैं। घटनाएं निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है जो विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आएगी, जैसे ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं पर आधारित घटनाएं, सच्ची अकल्पित कहानियों पर आधारित घटनाएं, राजनीति, समाज, साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन पर आधारित घटनाएं। तो ये सभी जो घटनाएं हैं ये ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं के आधार पर ये जो घटनाएं हैं विवरणात्मक निबंध की विशेषता है। तो राजनीति, समाज, साहित्य के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध व्यक्ति है
इसके जीवन पर जो है आधारित घटनाएं विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा आते हैं विचारात्मक निबंध। तो विचारात्मक निबंध क्या होता है? तो जिन निबंधों में विचारों की प्रधानता होती है उन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं। और इस प्रकार के निबंधों में निबंधकार विषय के प्रत्येक पहलू का सोच समझकर विवेचन करता है। तो निश्चय ही इस कोटि के जो निबंध होते हैं, विचारात्मक निबंध होते हैं, मस्तिष्क का अधिक योग रहता है इसमें तथा चिंतन की प्रधानता इसमें ज़्यादा रहती है। सैद्धांतिक विषय का विवेचन इस प्रकार के निबंधों की सीमा में आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कविता क्या है, यह रचना है चिंतामणि भाग 1 और 2 में जो रचना प्रविष्ट है, कविता क्या है, इसके शीर्षक निबंध इससे इसका स्वागत करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने कविता क्या है लिखा है। तो कविता क्या है शीर्षक में इन्होंने ऐसी शैली को अपनाया है। इस शैली को अपनाने से क्या हुआ, विचारात्मक शैली को, विचारात्मक निबंध में विचारात्मक शैली अपनाई गई है। तो कविता क्या है को जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये शीर्षक इस निबंध का उदाहरण है। इसको आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। उसके बाद आते हैं भावनात्मक निबंध। तो भावनात्मक निबंध में हम देखते हैं कि जिन निबंधों में भावनाओं की प्रधानता होती है उन्हें हम भावनात्मक निबंध कहते हैं। इस प्रकार के जो निबंध होते हैं इसमें लेखक पाठकों को भावनात्मक रूप से उद्वेलित करने का प्रयत्न करता है। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जो निबंध रहता है वो भावनात्मक निबंध की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने निबंध के जो प्रकार है उसको देख लिए। एक बात आपको नोट करने योग्य है, ऊपर लिखित जो हमने वर्ग बांटे हैं, निबंधों के प्रकार बांटे हैं, इसके अतिरिक्त भी निबंध के कुछ अन्य प्रकार माने गए हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक निबंध। ठीक है, तो इस प्रकार के निबंध में मानव के मनोभावों का विश्लेषण किया जाता है। मनोवैज्ञानिक निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उत्साह, क्रोध, लोभ और प्रीति आदि निबंध जो है इसी श्रेणी के निबंध हैं। तो मनोभावों का यह जो विवेचन होता है वह विचारात्मक है, इसलिए इन विद्वानों ने निबंधों को मनोवैज्ञानिक न कहकर विचारात्मक भी कह देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, इनके निबंधों को हम ललित निबंध के नाम से जानते हैं। और इन निबंधों में विचारों और भावों के साथ साथ निबंधों की प्रस्तुति में जो लालित्य होता है वह खास तौर पर उल्लेखनीय है। तो इस तरह से ऊपरी लिखित वर्गीकरण के आधार पर कुछ आलोचक जो हैं वह निबंध के और अलग मुख्य प्रकार मानते हैं। 2 मुख्य प्रकार मानते हैं। पहला है विषय प्रधान निबंध और दूसरा है विषयी प्रधान निबंध। पहला देख लेते हैं विषय प्रधान निबंध। तो इस कोटि के निबंधों में निबंधकार की दृष्टि विषय पर केंद्रित रहती है और यह विषय का इस प्रकार से विवेचन करता है कि उसके विभिन्न पहलू पाठक के सामने स्पष्ट हो जाते हैं। उसी तरह विषयी प्रधान निबंध में देखें तो इन निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह छाया रहता है। वह विषय का विवेचन भावना के धरातल पर करता है और उसमें पूरी तरह डूब जाता है। तो ललित निबंध को विषयी प्रधान निबंध के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने निबंध के बारे में, आलोचना के बारे में और रिपोर्ट तार्ज के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया। निश्चय ही आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RK जी को। तो इसमें जो लेक्चर है वो UGC नेट की तैयारी के लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। आप देखेंगे तो ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी का वीडियो लेकर मैं शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा, जो आपको जो नेट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।